हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है टाउन यानी कि कस्बा। किसी भी समाज की भौतिक संरचना के निर्माण में जिन समुदायों का योगदान होता है उनमें गांव, कस्बे तथा नगरों का प्रमुख स्थान होता है। वर्तमान युग में ग्रामीण और नगरीय समाज की प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान समाजों की सामाजिक संरचना बदलती जा रही है। मीन्स कि समाज को समझने के लिए इसकी भौतिक संरचना से संबंधित गांव, कस्बे और नगर की प्रकृति को समझने के साथ साथ इनमें होने वाले परिवर्तनों को भी समझना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है कस्बा। तो चलिए देखते हैं कस्बा किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये कहाँ कहाँ के सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर, बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और यूजीसी नेट का टॉपिक तो है ही है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इसे आप लोग ध्यान से देखिए। सन 1961 की जनगणना में सबसे पहले ये निर्धारित किया गया कि किसी स्थान को गांव कहा जाएगा और किसे कस्बा माना जाएगा। इस जनगणना में किसी भी क्षेत्र उस क्षेत्र को कस्बे के रूप में परिभाषित किया गया जो 3 शर्तों को पूरा करता है। मीन्स कि इस जनगणना के अनुसार 3 शर्तें रखी गई जो नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र या भौतिक संरचना के ऐसे क्षेत्र जो इन तीनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं उन्हें कस्बा माना जाएगा। तो ये कौन कौन सी शर्तें हैं इसे देखते हैं। फर्स्ट है, जिस क्षेत्र की आबादी 5000 या उससे अधिक हो। यानी कि जनगणना के अनुसार ये माना गया कि जिस क्षेत्र की आबादी 5000 होगी उसे कस्बा माना जाएगा। दूसरी शर्त थी, प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति से कम ना हो। यानी कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति घनत्व निर्धारित किया गया है। थर्ड जो शर्त है वो है, उस क्षेत्र में वयस्क पुरुषों की कम से कम 75% संख्या गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करती हो। मीन्स कि जो क्षेत्र है वहाँ के जो वयस्क पुरुष हैं यानी जो काम करने लायक पुरुष है, कार्यशील जनसंख्या है, वो उसमें से 75% लोग गैर कृषि कार्य में लगे हों। यानी कि खेती बाड़ी में न लगे हों, वो खेती बाड़ी को छोड़ करके अन्य व्यवसायों से आजीविका उपार्जित करते हों। तो इन 3 विशेषताओं को जो क्षेत्र पूरा करते हैं उन्हें कस्बा माना जाता है। कस्बे की विशेषताएं देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम अगर लिखना है तो ये चीज़ें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसे भी ध्यान से आप देखिए। पहली विशेषता है, सर्वप्रथम कस्बे का आकार अधिक बड़ा न होने के कारण इसके अधिकांश निवासी एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचानते हैं। क्योंकि एक सीमित क्षेत्र में सीमित जनसंख्या होती है, ठीक है, तो लोगों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, यानी एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। उनके बीच गांव के निवासियों की तरह कोई घनिष्ठ संबंध ना होने के बाद भी एक अर्ध सामुदायिक जीवन की प्रधानता होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन गांव की तरीके से नहीं। गांव में केवल प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। तो ऐसे संबंध नहीं है, गांव जैसे संबंध न होने के बाद भी यहाँ पर सामुदायिक जीवन की प्रधानता होती है। उतनी नहीं होती है जितनी कि ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, लेकिन अर्ध सामुदायिक जीवन की प्रधानता होती है। दूसरी विशेषता है, कस्बे की संस्कृति में ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का समावेश होता है। साधारणतः कस्बे की संस्कृति लोक संस्कृति के निकट होती है। यानी कि जो कस्बे की संस्कृति होती है वो आधी ग्रामीण होती है और आधी नगरीय होती है, क्योंकि गांव क्षेत्र ही थोड़ा सा विकास करके कस्बा बनता है और थोड़ा सा नगरीय क्षेत्र से कम होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा विकास होता है और नगरीय क्षेत्र से कम होता है, यानी कि मिश्रित संस्कृति पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर लोक संस्कृति के निकट होती हैं, यानी ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं थोड़ा सा अधिक होती हैं। अगली जो विशेषता है, आर्थिक क्षेत्र में कस्बों में वस्तु विनिमय को लेकर विकसित बाजार व्यवस्था तक देखने को मिलती है। इसके बाद भी यहाँ किसी तरह का वर्ग विभेद नहीं होता है। मीन्स कि आर्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए कस्बों में तो वस्तु विनिमय पाया जाता है, ठीक है।
साथ ही विकसित बाजार भी होते हैं, बाजार व्यवस्था भी देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे छोटे मोटे मार्केट लगते हैं। आप गौर से देखिए तो जो कस्बे होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे मार्केट लगते हैं। इसके बाद भी यहाँ किसी तरह का वर्ग विभेद नहीं होता है, मीन्स कि यहाँ पे पूंजीपति और श्रमिक जैसी कोई चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया बड़े बड़े नगरों में होता है कि वहाँ की जनसंख्या में वर्ग विभेद होता है, यानी पूंजीपति और श्रमिक, अमीर और गरीब, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कस्बे में धनी और निर्धन सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनके बीच भी अनौपचारिक संबंध अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, धनी और निर्धन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग समान होते हैं, धनी और निर्धन होते हैं, लेकिन जो संबंध होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, यानी थोड़े से घनिष्ठ होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो भी वो लोगों के साथ घुलता मिलता है, संबंध बना के रखता है। अगली जो विशेषता है, कस्बे की भौतिक संरचना नगरों की तरह नियोजित नहीं होती है। अधिकांश कस्बे गांव अथवा टाउन एरिया जैसे क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं, यानी कि जो कस्बे की भौतिक संरचना होती है, बनावट होती है, वो नियोजित नहीं होती है, प्लानेड नहीं होती है। धीरे धीरे कोई एक ग्रामीण क्षेत्र ही विकास कर जाता है और कस्बे का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे प्लानेड संरचना नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अधिकांश जो कस्बे होते हैं वहाँ पर विकास की प्रक्रिया थोड़ा सा तीव्र होती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वही थोड़ा अधिक विकास करते हैं दूसरे गांव की अपेक्षा, जैसे कि वो हाईवे के अधिक करीब होते हैं। ठीक है, जो बड़े शहर होते हैं जैसे मेट्रो शहर वगैरह के करीब होते हैं, तो वो बहुत जल्दी वो गांव कस्बे का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पे अगली जो विशेषता है, कस्बे की राजनीति एक बड़ी सीमा तक दबाव समूह अथवा अधिक जनसंख्या वाले जाति समूह द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि उस क्षेत्र में जिन जातियों का समूह अधिक होता है, यानी लोग एक ऐसी जाति जहाँ की जिनकी संख्या अधिक होती है, वहाँ पर राजनीति उनके द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि राजनीति बहुत हद तक वहाँ पे काम करती है। कस्बे एक तरह से गांव और नगर के बीच की कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि जो नगर होते हैं, महानगर होते हैं, उनसे थोड़ा सा कम होते हैं और गांव से थोड़ा अधिक होते हैं, तो इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। एक कस्बे के चारों ओर गांव के निवासी अपनी ज़रूरतों की सभी चीज़ें कस्बे में जाकर प्राप्त करते हैं, यानी जो कस्बा होता है उसके आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ की समस्त जनसंख्या अपनी सभी ज़रूरतों को कस्बे में जाकर के पूरी करती है और कस्बों के निवासियों के लिए आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होते हैं। ठीक है, गांव जो होते हैं, गांव के लोगों का आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होते हैं कस्बे। गांव में राजनीति क्रियाओं का संचालन भी कस्बों की प्रतिभा संपन्न लोगों द्वारा किया जाता है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ की भी राजनीति कस्बों में जो प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं, यानी कि ये प्रतिभा कई तरीके की हो सकती है, ज्ञान की भी हो सकती है, धन दौलत वाली भी हो सकती है, ठीक है, मैन पावर की भी हो सकती है। तो जो इससे संपन्न लोग होते हैं वो गांव की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कस्बे की विशेषताएं मैंने बताई आप लोगों को। कौन कौन सी शर्तें हैं जो 1961 की जनगणना के अनुसार बताई गई थी कि वो 3 शर्तें अगर कोई क्षेत्र पूरा करता है तो वो कस्बे की श्रेणी में रखा जाएगा। एक बार और, जहाँ की जनसंख्या 5000 हो और जहाँ पे 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का निवास हो और 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। ठीक है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तें थी 1961 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और विशेषताएं भी मैंने बताई। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।